टारगेट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्न नंबर 121 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं। तो यह वह स्थलखंड होता है, वह स्थलखंड वह स्थलखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। एक ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उस स्थलखंड को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो महादेशों की संख्या 7 है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप हमारा एशिया है। एशिया, तत्पश्चात आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद आता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद आएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद आता है हमारा यूरोप, और सातवां आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा, सबसे बड़ा महाद्वीप महादेश आ जाएंगे एशिया, और सबसे छोटा महादेश जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। और अगर हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणतम में सबसे अगर छोटा महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया है, और अगर उत्तरी गोलार्ध में देखें जितने भी महाद्वीप उपस्थित है, उसमें अगर सबसे छोटा देखा जाए तो वो यूरोप है। तो इस प्रकार से हमारा प्रायद्वीपीय महाद्वीप हो जाएगा यूरोप। यूरोप तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 122 की तरफ। नंबर 122 कहता है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप कहलाने वाला हमारा महाद्वीप है एशिया। एशिया सातों महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जितने भी महाद्वीप है में यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की जितनी जनसंख्या है का 60% जनसंख्या केवल एशिया में है, केवल एशिया में है। एशिया के दक्षिण में आ जाता है हिंद महासागर। एशिया के दक्षिण में आ जाता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और उत्तर की बात करें में हो जाएगा एक सागर, एक महासागर। अगर हम पूरब की बात करें तो इधर आ जाता है हमारा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कोई भी चल रही है, यहाँ पर बहुत सारे स्रोतों के माध्यम से यह एशिया यूरोप से अलग होता है तथा अफ्रीका से भी अलग। तो अफ्रीका से अलग करने के लिए सुएज नहर है,
सुएज नहर, फिर आ जाता है हमारा भूमध्य सागर, मध्य सागर, लाल सागर। इन सारे स्रोतों के माध्यम से यह अफ्रीका से अलग होता है, अफ्रीका से अलग होता है। और अगर हम बात करें एशिया और अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच की बात, तो एशिया और यूरोप के बीच में ये बहुत सारे माध्यम है जिसके द्वारा यह दोनों अलग होते हैं। इसमें आ जाता है हमारा काकेकश पर्वत, काकेकश पर्वत, फिर काकेकश नदी, काला सागर, काला सागर, मरमरा सागर, साथ ही भूमध्य सागर भी आते हैं। ये सब माध्यम है जिसके द्वारा एशिया यूरोप से अलग होती है। यूरोप और एशिया दोनों को मिला करके, एशिया और यूरोप दोनों को मिलाकर के जो स्थलखंड बनते हैं उसे हम लोग यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया। एशिया उत्तरी अमेरिका से अलग होती है, जहां से हम लोग कहते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि के माध्यम से एशिया और उत्तरी अमेरिका होती है। उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करने वाला जो जल संधि है वह है हमारा बेरिंग जल संधि। तो इस प्रकार महाद्वीपों का जो महाद्वीप है वह हो जाएगा हमारा एशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप, द्वीप एक ऐसा स्थलखंड है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक ऐसा स्थलखंड, ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। वैसे भूभाग को या वैसे स्थलखंड को हम लोग द्वीप कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर हम मैप पर ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे सब कुछ आकार प्रकार से आ जाता है और का जो ऊपर वाला भाग है फिर हम लोग न्यू गिनी आइलैंड के नाम से जानते हैं। न्यू गिनी आइलैंड, न्यू गिनी आइलैंड दो भागों में बांटा गया है। इधर एक स्वतंत्र राज्य, एक स्वतंत्र देश है और जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। और दूसरे तरफ का जो भाग है वह इंडोनेशिया का भाग, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमारे एशिया में आ जाता है परंतु पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमारा पापुआ न्यू गिनी आ जाता है और नीचे का एक छोटा सा आइलैंड है ये भी आ जाता है। तो इस प्रकार जो द्वीपीय महाद्वीप है वह हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 124 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अभी तुरंत हमने देखा था कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप उपस्थित है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा हो जाता है एशिया। एशिया जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। दूसरा आ जाता है अफ्रीका। अफ्रीका। तीसरा आ जाता है उत्तरी अमेरिका। चौथा आ जाता है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा आ जाता है अंटार्कटिका। छठा आ जाता है यूरोप। और हमारा 7वां महाद्वीप आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित है और यह सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर उत्तरी गोलार्ध का बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप हो जाता है। यूरोप के लगभग 2 गुना हमारा आर्कटिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो इसका सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा अंटार्कटिका। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 125 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात चक्रवात की विपरीत अवस्था होगी। चक्रवात का, चक्रवात की विपरीत अवस्था, विपरीत अवस्था प्रति चक्रवात होता है। प्रति चक्रवात होता है। चक्रवात, चक्रवात मुख्यतः निम्न दाब पर उत्पन्न होता है। चक्रवात उत्पन्न होने का मुख्य कारण है निम्न दाब। पृथ्वी पर जब पृथ्वी पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह स्थल खंड गर्म हो जाते हैं और गर्म होने पर इसका हवा पे जो वायु उपस्थित होते हैं वह गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठ जाता है तो यह भूभाग खाली पड़ जाता है और वायु में कुछ वजन होते हैं जिसके कारण यह पृथ्वी के ऊपर दाब उत्पन्न करता है। जैसे ही वायु ऊपर की तरफ उठता है वैसे ही इस स्थान का दाब घट जाता है। ये दाब को भरने के लिए, दाब को पूर्ण करने के लिए इसके आसपास जो वायु होते हैं, आसपास जो वायु होते हैं वो इसकी तरफ चल देते हैं। वायु जो हाई प्रेशर पे है, उच्च दाब पर है। वायु का मूवमेंट, वायु का गति प्रायः उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। वायु की गति, वायु की गति उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। वायु की गति उच्च दाब से, हाई प्रेशर से निम्न दाब, लो प्रेशर की ओर होती है। यहाँ पर लो प्रेशर उत्पन्न हो गया है। वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है और चूंकि
वायु का गति किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता है, कॉरियोलिस फोर्स, मध्य रेखा पर कॉरियोलिस फोर्स, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कॉरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है और कॉरियोलिस फोर्स उत्पन्न होने की वजह से वायु घूमते हुए यहाँ तक आती है। तो यह एक चक्रवात का निर्माण कर देती है। चक्रवात मुख्यतः इस प्रकार से देखे जाते हैं, जिसकी गति काफी तीव्र होती है और जब भी चक्रवात आता है तो यह तूफानी मौसम, यह अपने साथ बारिश भी लेकर के आती है। चक्रवात का जो बीच का भाग होता है, जहाँ पर निम्न दाब होता है, उसे हम लोग चक्षु कहते हैं, आंख होता है, और आंख के पास निम्न दाब होता है वाला जो भाग होता है, वहां पर निम्न दाब होता है और अक्सर यहाँ पर बारिश नहीं होते हैं, लेकिन बाहरी जो भाग है वह वहां पर उच्च दाब होते हैं, उच्च दाब, और बारिश यहाँ पर काफी तीव्र गति से होती है। परंतु जब मौसम साफ हो जाता है, चक्रवात का जो उल्टा शब्द है वो है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात साफ मौसम का सूचक है। प्रति चक्रवात मौसम का सूचक है, साफ मौसम का सूचक है। चक्रवात में जिस तरफ वायु की गति थी, उसके विपरीत दिशा में प्रति चक्रवात में वायु की गति होती है, और जहां पर चक्रवात में बीच में आंख था, बीच में लो प्रेशर था, वही प्रति चक्रवात की स्थिति में बीच में उच्च दाब होता है, दाब होता है, हाई प्रेशर हो जाता है। आंख के पास हाई प्रेशर और बाहरी भाग में लो प्रेशर होता है, निम्न दाब, और यह हमारा प्रति चक्रवात का स्थिति है, निम्न दाब होता है। और ऐसा स्थिति तब उत्पन्न होता है जब प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका अगर हम आकृति की बात करें, प्रति चक्रवात के आकृति की बात, तो इसका हो जाएगा अंडाकार आकृति। चलते हैं प्रश्न नंबर 126 की तरफ। प्रश्न नंबर 126 कहता है, लोयस का पठार है, लोयस का पठार पवनकृत है, लोयस का पठार पवनकृत है जो मध्य चीन में स्थित है। लोयस पठार मध्य चीन में स्थित है, मध्य चीन में स्थित है। इसके लोकेशन की बात करें तो पीली नदी की, पीली नदी की एक सहायक नदी है, सहायक नदी है वेई नदी। पीली नदी की एक सहायक नदी है वेई नदी, और यह लोयस का पठार, लोयस का पठार वेई नदी के आसपास है, देखिए पीली नदी के आसपास है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, नंबर 127 कहता है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करती है? यह हो जाएगा हमारा 90%। मैदानी भाग काफी समतल होते हैं, जीवन के जो कुछ क्रियाकलाप होते हैं, मूलभूत क्रियाकलाप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर हाउसिंग के लिए या फिर कृषि के लिए यह भाग काफी अनुकूल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर लोगों की जो प्रतिशत है वो काफी अधिक होते हैं। अगर हम बात करें अन्य भूभाग की, तो अन्य भूभागों में मैदानी भाग की तुलना में बहुत कम जनसंख्या होती है। प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 90%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। ड्रैगन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, दक्षिण अफ्रीका का
दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है? सबसे ऊंचा पर्वत, अगर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो वह हो जाएगा हमारा हिमालय। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, परंतु दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है। इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है। लंबाई 1000 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में लॉयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से लॉयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, तो लॉयस का मैदान पीली नदी से बना है। लॉयस का मैदान पीली नदी से बना है और यह हमारा कंबोडिया में नहीं पाया जाता। लॉयस मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है, विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है, विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान, तो वह हो जाएगा हमारा लॉयस का मैदान। लॉयस का सबसे ज्यादा अगर विस्तार है तो वह उत्तरी चीन में है। उत्तरी चीन में सर्वाधिक विस्तार है इसका। लॉयस मैदान का उत्तरी चीन में सर्वाधिक विस्तार है। चलते हैं प्रश्न नंबर 130 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है, मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 33%। विश्व की कुल जो मंडल है उसके 33% भाग पर पठार का विस्तार है। अगर हम लोग पहाड़ों का विस्तार देखें, पर्वत का विस्तार, पर्वतों का विस्तार, तो वह हो जाएगा 26 से 27% भूभाग, 26 से 27% भाग पर। अगर सर्वाधिक विस्तार होगा तो वह मैदानी भागों का हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 131 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल। पृथ्वी का यह सर्वाधिक सबसे निचली मंडल है, यह हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे तो इतने भूभाग को हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में वायु का सर्वाधिक घनत्व होता है, सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। इसमें विभिन्न गैसें उपस्थित होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और भी बहुत सारी गैसें। इसमें से नाइट्रोजन का जो प्रतिशतता है वह 78 है,
CO2 0.03%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% अप्रोक्स। और जितने भी पर्यावरणीय घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में ही घटित होता है, जैसे मेघ गर्जन। पर्यावरणीय घटनाएं यही क्षोभ मंडल में ही घटित होती है, जैसे हमारा हो गया मेघ गर्जन। और यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव भी सर्वाधिक होता है। जब हम क्षोभ मंडल की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की तरफ आती है तो पृथ्वी के ऊपर जो घेरा बनाकर रखी है सारी गैसों, वह इस किरण को वापस जाने से रोकती है। वापस जाने से रोकती है, यह इसी के अंदर फंस रह जाती है, जिससे इसका तापमान बढ़ जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता तो पृथ्वी का जो तापमान है वो लगभग -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और -18 डिग्री सेल्सियस लाइफ के लिए सही नहीं है, जीवन के लिए ठीक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल। चलते हैं प्रश्न नंबर 133 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है निम्नलिखित में से इसे विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत, विश्व का छत हम लोग पामीर के पठार को कहते हैं। पामीर का पठार विश्व का छत कहलाता है और यह मध्य एशिया में विस्तृत है। मध्य एशिया में हिमालय के जंक्शन पर उपस्थित मध्य एशिया में हिमालय के जंक्शन पर, मध्य एशिया में हिमालय के जंक्शन पर उपस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है 34 कहता है पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। उसका सही जवाब हो जाएगा हमारा खनिज तेल। पठारी क्षेत्र, अगर भारत का हम पठारी क्षेत्र देखें तो सबसे बड़ा जो पठारी क्षेत्र है भारत में वह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। और अगर हम पठार का बात करें तो यह समुद्र तल से काफी ऊंचा भाग होता है। मैदान से भी ये ऊंचे भाग होते हैं। छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। और अन्य पठारों का बात करें तो दूसरा आ जाएगा हमारा मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। और तीसरा हमारा जो पठार है वह आ जाएगा यह कर्नाटक में उपस्थित है। और तीसरा जो हमारा पठार है वह आ जाएगा दक्कन का पठार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आल्प्स। आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की
पर्वत श्रृंखला है। अगर हम यूरोप का बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध का यह सबसे छोटा महाद्वीप है और इसमें आल्प्स पर्वत श्रेणी है। और अगर एक और बात करें तो यह प्रायद्वीपीय महाद्वीप यानी कि इसके तीन तरफ पानी का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे गहरा भी सागर है। सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त सबसे गहरी गर्त है। विश्व की सबसे गहरी गर्त है। इसके पूर्व में अमेरिका उपस्थित है, पश्चिम में एशिया उपस्थित है, उत्तर में हमारे आर्कटिक सागर है।